हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम यहाँ पर लेके आए हैं जो 16 मार्क्स की ग्रामर है, 16 अंक की जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, इसके 4 सेट में यहाँ पे लेके आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर जैसे माना उपसर्ग प्रत्यय है, समास है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, अलंकार है, इनके सबके 4-4 सेट हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छा कुछ कंटेंट मिलने वाला है। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्नों का संकलन कैसा लगा और आपके डाउट कितने क्लियर हुए और आपने कितने अंक यहाँ पे प्राप्त किए, कितना परसेंटेज आप बता सकते हैं, कितना परसेंट आपको इसमें से आता था। आप काउंटिंग ना कर सके तो लेकिन आप एवरेज परसेंटेज जरूर बताएं कि आपको इसमें से कितना पोर्शन आता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वह उपसर्ग प्रत्यय से है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चिरकाल शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगता है, और प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पर चिर जो है वो उपसर्ग है और काल मूल शब्द है। ठीक है, पहले का आंसर आ गया। दूसरा है तत् उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। तत् उपसर्ग लगाकर दो शब्द क्या होंगे, एक होगा तत्काल, ठीक है, एक होगा तत्सम। तत्सम से तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तत्काल और तत्सम ये तत् उपसर्ग से लगे हुए शब्द हैं। आप और भी अन्य कोई शब्द जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला प्रश्न है, उतराई शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना है। उतराई शब्द में ध्यान से देखेंगे, उतराई शब्द में जो मूल शब्द है वो अलग करना है और उसका जो प्रत्यय है वो अलग करना है। ठीक है, प्रत्यय और मूल शब्द पूछा है। तो उतर, कहीं पर उत्तर भी लिखा होगा, उतर ये मूल शब्द है और आई ये प्रत्यय है। ठीक है, आई प्रत्यय ही ध्यान रखेंगे, राई नहीं है, आई प्रत्यय, इस बात का ध्यान देंगे। प्रत्यय में बहुत बच्चे डाउट होता है उनको, तो इस प्रकार आप ध्यान से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आवट प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। बहुत इजी है, आवट आपने कई बार करा है। ठीक है, लिखावट और मिलावट, और भी अन्य शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखावट मिलावट। अब है अगला प्रश्न, उपस्थिति शब्द से जो इसमें उपसर्ग हुआ है और प्रत्यय जो प्रयोग हुआ है उपस्थिति से, ये दोनों हमको अलग अलग करने हैं। पहले उपसर्ग अलग करना है, फिर मूल शब्द और फिर प्रत्यय। तो देखो उपस्थिति, तो पहले आएगा उप, यह है उपसर्ग, ठीक है, फिर है स्थित, यह है मूल शब्द, और आप देखेंगे स्थिति में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो छोटी ई जो है ये प्रत्यय है, ध्यान देंगे। यह है उपसर्ग, यह है मूल शब्द और यह है प्रत्यय, तो क्या बना, उपस्थिति, उपस्थिति। ठीक है, अब आते हैं हम समास में। ये हमारा पहला सेट चल रहा है, हम 4 सेट करने वाले, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो समास में है, भूखमरा शब्द पद का विग्रह करके समास का नाम बताना है। समस्त पद का विग्रह भी करना है और समास का नाम भी बताना है। तो भूखमरा कहते हैं ना, भूखमरी हो गई या भूखमरा है, तो इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा भूख से मरा। भूख से मरा ये इसका विग्रह है, भूख से मरा। अब यहाँ पर जो है करण कारक की विभक्ति से लोप होने का करण तत्पुरुष समास है, क्या होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। भूख से मरा और समास कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। अगला है पंचतंत्र, समस्त पद में कौन सा समास है। पंचतंत्र, आप इसका विग्रह भी करेंगे और इसका समास का नाम भी सोचेंगे। तो पंचतंत्र अगर इसका विग्रह करते हैं तो होता है पांच तंत्रों, पांच तंत्रों का समाहार। ठीक है, पांच तंत्रों का समाहार। तो प्रथम पद इसमें देखिए आप संख्या है, तो क्या बनेगा, ये द्विगु समास। क्या बनेगा, द्विगु समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, इसका समस्त पद क्या बनेगा, मतलब इसका सामासिक जो पद शब्द है वो क्या बनेगा, रसोई के लिए घर, तो क्या बनेगा, हम क्या कहते हैं, रसोई घर। रसोई घर, और समास कौन सा है रसोई के लिए घर में, तत्पुरुष समास। रसोई घर तत्पुरुष समास। अगला है, सदगुण समस्त पद में कौन सा समास है, सदगुण। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सद है जो गुण, इसका विग्रह क्या होगा, सद है जो, सद माने अच्छा, सद है जो गुण। अब गुण की विशेषता आ गई कि वो सद है, तो यहाँ पर अगर विशेषण विशेष आता है तो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर निकाल सकते हैं, उसके बाद आप आंसर यहाँ पे सुन सकते हैं या सॉल्व देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, नीलकमल का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। नीलकमल का समास विग्रह करना है तो क्या होगा, नीला है जो, नीला है जो कमल। ठीक है, नीला है जो कमल। अब नीला है जो कमल विशेषण विशेष आ गया तो कौन सा समास होगा,
कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे अगले प्रश्न है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तुम हम गरीबों को घर से नहीं निकाल सकते, इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो तुम हम गरीबों को घर से नहीं निकाल सकते, पहले तो आप बताइए कौन सा वाक्य भेद है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ये कौन सा वाक्य भेद है। क्वेश्चन नंबर डाल के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उसको बदलना है प्रश्नवाचक वाक्य में। तो क्या होगा, तुम हम गरीबों को घर से क्यों निकाल रहे हो, क्या हो जाएगा, तुम हम गरीबों को घर से क्यों निकाल रहे हो, ऐसा हो जाएगा। लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या होगा इसका चेंज, तुम हम गरीबों को घर से क्यों निकाल रहे हो, नहीं हटा देंगे क्योंकि नहीं आंसर नहीं दूंगी मैं, आप लोग खुद मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है, किस अभी किस प्रकृति में है ये। लेकिन हमने चेंज करना है प्रश्नवाचक में, तो क्या बना, तुम हम गरीबों को घर से क्यों निकाल रहे हो। अगला है, वे आदेश देते कि मैं उर्दू फारसी सीखूं, प्रस्तुत वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इच्छावाचक है तो वो क्या होगा, वे अवश्य चाहते थे, वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीखूं, तो इच्छावाचक हो गया। वे चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीखूं, आदेश देते थे या आज्ञावाचक हो जाएगा। वे आदेश देते थे नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे अवश्य चाहते थे, यानी कि उनकी इच्छा थी, वे चाहते थे या वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीखूं। ठीक है, ये इसका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। अगला है, गया ने बैलों को पकड़ लिया, इसको निषेधवाचक बहुत इजी है, गया ने बैलों को नहीं पकड़ सका, नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगला है, श्याम रोज पढ़ने जाता है, इसको आज्ञावाचक वाक्य में बदलो तो क्या होगा, रोज पढ़ने जाओ, रोज पढ़ने जाओ, आज्ञावाचक हो गया। ठीक है, आज्ञावाचक हो गया। अगला है, आशा करता हूं कि तुम सदैव जीवन में आगे बढ़ो, कौन सा वाक्य, आशा करता हूं ना, उम्मीद करता हूं, इच्छा करता हूं, है ना, तो क्या होगा, वो इच्छावाचक वाक्य होगा। कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अलंकार की तरफ। अलंकार में पहला अलंकार है, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, कौन सा अलंकार है, देखिए आप यहाँ पे दो वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है, केवल वर्ण की आवृत्ति होती है, तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, अनुप्रास अलंकार। तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर, तो बेर दो बार आ रहा है, तो बेर के दो अलग अलग मीनिंग है, एक बेर का मतलब है बार और एक बेर का मतलब है बेर फल। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, अगला देखो, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर भी किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, 100 वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो 100 वर्ण की आवृत्ति वाला हमने आगे भी पढ़ा, कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, चिर जीवे जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी के वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार को कैसे पहचानते, बहुत बच्चों का प्रश्न आ रहा था, तो चलो एक ट्रिक आजमाते हैं। देखो, हमारे आपके सिलेबस में सिर्फ 3 अलंकार हैं बच्चों, आप शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, पहला है अनुप्रास, अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है। दूसरा है यमक, एक शब्द 2 बार आता है, क्या इसमें कोई एक शब्द 2 बार आया है, नहीं आया है, तो ये तो नहीं है। फिर है श्लेष अलंकार। ठीक है, अब चिरजीवी, यहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति भी नहीं होती, ये भी नहीं, तो बचा ये तो एक ट्रिक, ये तो एक कहते हैं ना अंतिम समय का आपके पास हथियार है। लेकिन इससे बजाय आपको अच्छा ये है कि आप अपना शब्दकोश बढ़ाएं। मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। वृष भानुजा, यहाँ पर इसके 2 अर्थ हैं, क्योंकि अर्थ पूछे नहीं जाएंगे, पूछे भी जाएंगे तो आपको इतना विवेक होना चाहिए कि आप उसका मीनिंग बता सकें। तो वृष भानुजा का एक अर्थ होता है वृष भानु की पुत्री यानी कि राधा। ठीक है, और एक वृष भानुजा का है वृषभ यानी कि बैल की छोटी बहन गाय। तो यहाँ पर वृष भानुजा के 2 अर्थ हो गए, तो एक शब्द में 2 अर्थ चिपके हैं, तो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। अगला है, के की रव की नुपुर ध्वनि सुन जगति जगति की मूक प्यास। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, एक आया है जगति, एक आया है जगति, 2 बार जगति जगति आया है, दोनों का अर्थ अलग होगा, तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, एक जगति का अर्थ क्या है, जागृत होना, ठीक है, जागना, है ना, जागो, जागना। और एक जगति का अर्थ है संसार।
जगत कहते हैं ना संसार, तो एक जगति का मतलब है जागना और एक जगति का मतलब है संसार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोबारा से दूसरा सेट देखते हैं। ठीक है, दूसरा सेट देखते हैं। सेट, इसमें हम देखते हैं पहला शब्द है पहला प्रश्न जो है वह उपसर्ग प्रत्यय से है। तो पहला शब्द जो है प्रत्युपकार, इसमें हमको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। तो ध्यान देंगे, प्रति इसका उपसर्ग है और उपकार इसका मूल शब्द है। ठीक है, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस मैं नहीं कहूंगी, प्रति उपसर्ग है और उपकार मूल शब्द। आप इस प्रकार से मेंशन करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, संधि नहीं दिखाएंगे उसके। ठीक है, अगला है सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। बहुत इजी प्रश्न है। सुजान, सुजान हो सकता है, सुरुचि हो सकता है, सुपुत्र हो सकता है, सुवचन हो सकता है, बहुत इजी है। अगला है राजनैतिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। मूल शब्द भी और प्रत्यय भी, तो मूल शब्द की आपकी मात्रा सही होनी चाहिए। अब राजनैतिक देखकर आप इसको राजनीति ना करें, क्या होगा ये, राजनीति, यह है इसका मूल शब्द राजनीति। और अंत में इक जुड़ा है, छोटी की मात्रा देखिए आप, तिक में इक है ना, तो इक प्रत्यय है। राजनीति प्लस या राजनीति जो है इसका मूल शब्द है और एक इसका प्रत्यय है। अगला प्रश्न है औना प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। औना प्रत्यय लगाना है तो देखिए क्या बनेगा, बिछौना, दो मात्रा आएंगी औना है तो, और खिलौना, खिलौना। ठीक है, खिलौना में मूल शब्द क्या है, खेल। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, उपकारी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग करने हैं, मूल शब्द अलग करना है। तो उपकारी में उप है उपसर्ग, उप है उपसर्ग, कार है मूल शब्द। और अब देखिए मात्रा कौन सी लगी, उपकारी में बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी ई है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग, कार मूल शब्द और ई प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है समास से। अब हमारे प्रश्न आ गए हैं। भाई और बहन का समस्त पद, बहुत इजी है। भाई और बहन हमने पढ़ा है कि जब योजक चिन्ह के स्थान पर या और आए, योजक चिन्ह के स्थान पर या और या आए, ठीक है, या आए या और आए, तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो भाई और बहन इसका जो समस्त पद बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा ऐसे, भाई बहन, ये समास हो गया। इसमें समास हुआ और समास कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिपल का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। प्रतिपल, तो इसका हम कहते हैं ना प्रतिपल, मैं उसके विषय में सोच रहा हूं, तो प्रतिपल का विग्रह होता है हर पल। अब देखो प्रति उपसर्ग है, हमने पढ़ा है कि अव्ययभाव समास है, प्रथम पद या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, तो यहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। लिखना भी आना चाहिए आपको, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो प्रतिपल में हर पल इसका विग्रह है और समास का नाम क्या है, अव्ययी भाव समास। अगला है दोपहर का समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। दोपहर, तो क्या होगा, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। और प्रथम पद संख्या है, तो हमने पढ़ा है प्रथम पद संख्या जब होती है तो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रामगत का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो ग्रामगत का जो विग्रह होगा वो क्या होगा, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ या ग्राम को आगत, कोई भी आप लिख सकते हैं, ग्राम को गया हुआ या ग्राम को आगत। तो समास विग्रह ये हो गया इसका। और ग्राम को आगत, इसमें समास कौन सा है, तत्पुरुष समास। लिखना, आप लिखना ना छोड़ें, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला है दशानन में समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। बहुत इजी है दशानन। दशानन हम हर एक को नहीं कहते, हम दशानन किसको कहते हैं, सिर्फ रावण को कहते हैं। तो उसका विग्रह क्या होगा, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, जिसके अर्थात रावण। जब अर्थात आ जाता है तो बच्चों कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आ रहे हैं। ठीक है, यदि वह घर गया, यदि वह गया तो मैं चला जाऊंगा। तो ये कौन सा वाक्य भेद, यदि और तो आ रहा है ना, तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो रही है, तो कौन सा वाक्य है, ये संकेतवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है वह जूते खरीदने के लिए बाजार नहीं गया। इसको विधानवाचक बदलना है, अभी तो निषेधवाचक है ना, अब इसको विधानवाचक बदलना है, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया।
बस ये हटा दीजिए। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, विधानवाचक बन गया। अगला है वाह कितना मनमोहक दृश्य है। ये कौन सा वाक्य विधि है? वाह, अरे, छिछी, शाबाश, ओह, है ना, हाय रे। ये जहां पर भी संबोधन चिन्ह वाले आपको दिखेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह वाले आपको वाक्य मिलेंगे, ये कौन सा वाक्य होगा? विस्मयवाचक वाक्य। और इसका अन्य नाम क्या है बताया है मैंने, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। विस्मयवाचक वाक्य का अन्य नाम क्या है? ठीक है, अब अगला देखो, डेफिनेशन आ गई है विषमवाचक वाक्य। अच्छा, अभी एक और है, क्या तुम यह कार्य नहीं कर सकते? इसको आज्ञावाचक में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? तुम यह कार्य करो। क्या हो जाएगा? तुम यह कार्य करो। आज्ञा बनाना है ना, तुम यह कार्य करो। आज्ञा ऑर्डर हो गया। क्या तुम यह कार्य नहीं कर सकते? प्रश्नवाचक था, इसको हमने बदल दिया आज्ञा, आज्ञा में। तुम यह कार्य करो। अब अगला है विषमवाचक वाक्य की डेफिनेशन। आप सभी जानते हैं, जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय इत्यादि भावों का बोध होता है, या आप कह सकते हैं जिस वाक्य में भावों का बोध होता है, आप थोड़ा बहुत लिख दें आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल भी आप उसमें लिख सकते हैं, जिससे डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने से, उदाहरण लिखने से परिभाषा सटीक आपको दिखाई देती है। अब आते हैं अलंकार में। अलंकार में पहला है रसवती रचना करके कही, कथित की कथनीय गुणावली। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे तो र और क, इन वर्ण की आवृत्ति हो, देखो एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति भी होगी तो वहां पर भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार है? रसवती रचना करके कही, कथित की कथनी गुणावली, तो क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगला है यमक अलंकार का कोई उदाहरण लिखे, तो आप इजी से इजी याद कर सकते हैं। काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इस प्रकार से कनक कनकते सौगुनी, बहुत इजी उदाहरण है, आप कोई सा भी इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है चरण धरत चिंता करत, चितवत चहु और, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेचारी चोर। सुबरन के यहाँ पर मीनिंग थे बहुत सारे, 3 मीनिंग थे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए त त त, तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है तरनी तनुजा तट तमाल, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला देखो वही आ गया, यमक अलंकार का उदाहरण आ गया, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो यमक अलंकार है इसमें। ठीक है, अब हमारा तीसरा सेट, 4 सेट हमने यहाँ पे बात की है, अब आते हैं हमारा तीसरा सेट। तो तीसरे सेट में हमारा पहला प्रश्न वही उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है। पहला शब्द है, इसको क्लियर थोड़ा और बोल्ड करते हैं। पहला शब्द है संहार। शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों में बच्चे कंफ्यूज ना हो, इस प्रकार से लिख के ना आए, तो किस प्रकार लिखेंगे? सम, ठीक है, हलन और हार मूल शब्द। सम उपसर्ग है, हार मूल शब्द है संहार में। ठीक है, अधि उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। अधि, तो क्या होगा? अधिकार, आपको अधिकार है पढ़ने का। अधिनायक, अधिनायक, अधिनियम, इस प्रकार से इसके शब्द बन सकते हैं। अगला है भगौड़ा। शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। भगौड़ा शब्द से, तो उसका मूल शब्द जो होगा भाग, जो भाग था उसको भगौड़ा कहते हैं, और औड़ा, इस प्रकार से ये इसका प्रत्यय है। ठीक है, भाग और औड़ा। तो ये आप इसको सही से लिखें, क्योंकि इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि ग्रामर में जिस बच्चे के मार्क्स 16 में से 15, 14, 13 तक आ गए, वो 70 क्रॉस करता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सबको आती हैं। कहानी ऐसी थी, इसकी कहानी स्टोरी है, क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ग्रामर में सटीक क्वेश्चन जो आ गए, अगर अच्छे आ गए तो आपकी ग्रामर अच्छी होगी, तो आप आगे भी बोर्ड में भी अच्छा करेंगे, 10th में भी अच्छा करेंगे। तो आप इसको अन्यथा ना लें, इसको सीरियसली पढ़ें। अगला प्रश्न है ऊ प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। ऊ प्रत्यय, तो देखो ऊ बड़ा ऊ है, ठीक है, तो इसको शब्द क्या बन सकते हैं? देखो झाड़ मूल शब्द है, तो उसमें हमने ऊ लगा दिया, तो क्या बन गया? झाड़ू। तो एक शब्द हो गया झाड़ू। एक हो गया चालू, एक हो गया चालू। चाल में ऊ लगा ना, तो चालू हो गया, झाड़ू चालू। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 ऊ प्रत्यय लगाकर शब्द बना दिए। अगला प्रश्न है निराहारी। इसमें हमको उपसर्ग भी अलग करना है, मूल शब्द भी अलग करना है और प्रत्यय भी अलग करना है। तो इसका उपसर्ग है निर, निर इसका उपसर्ग है, और आहार मूल शब्द है, आहार मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या है? ई। प्रत्यय क्या है? ई। तो क्या बन गया? निर आहार ई, यानी कि निराहारी। निराहारी किसको कहते हैं? जो खाना नहीं खाता, जो आहार नहीं लेता है। ठीक है, अगला है शरणागत। अब आते हैं हमारे समास से रिलेटेड प्रश्न। शरणागत पहला है, इसका समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम बताना है। तो शरणागत का विग्रह क्या होता है? शरण को आगत। इसका विग्रह क्या होगा? शरण को आगत।
जैसे ग्राम को आगत, ग्रामगत पढ़ा था हमने, वैसे ही है शरण को आगत। अब शरण को आगत है तो समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला है चौराहा शब्द में देखो प्रथम पद संख्या है, तो आप समझ गए द्विगु समास है तो विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह। चार राहों का, आपने इतने प्रैक्टिस कर लिया, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चार राहों का समूह और समास है द्विगु समास। ठीक है। अगला है पीताम्बर समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम बताइए। देखो पीताम्बर, अगर आप इसको लिखते हैं पीला है जो अंबर, अगर खाली सिर्फ इतना लिखते हैं तो कर्णधारी समास लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखते हैं पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री विष्णु या श्री कृष्ण, तो कौन सा समास होगा? बहुब्री होगा। तो बिल्कुल भी डाउट ना करें, जिस प्रकार का आप समास विग्रह करेंगे उसी प्रकार आप समास का नाम लिखेंगे, दोनों आएंगे इसमें। ठीक है। अगर आप विग्रह करते हैं पीला है अंबर जो, या पीला है जो अंबर, तो कर्मधारी समास होगा। फिर अगर लिखते हैं पीले हैं अंबर जिसके, या पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तो बहुब्री समास होगा। अर्थात लग जाएगा तो बहुब्री, अगर खाली विशेषण विशेष दिखाएंगे तो कर्मधारी। ठीक है। डाउट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आजकल। ठीक है, पीताम्बर हो गया था। आजकल शब्द में कौन सा समास है? आजकल को हम देखेंगे तो क्या बनेगा इसका? हम अगर इसको विग्रह करते तो क्या होता है? आज और कल, है ना, आज और कल। तो क्या बना? द्वंद्व समास। कौन सा बना? द्वंद्व और आज और कल, और लगा है ना, तो द्वंद्व समास बना आजकल का। अगला है सज्जन। सज्जन समास का विग्रह करके समास का नाम बताना है। सज्जन, तो सज्जन का जो विग्रह होगा वो होगा सत है जो जन। इंपॉर्टेंट है, नोट करें। सत है जो जन। जो नहीं आता ना वही इंपॉर्टेंट होता है, जो आता है वो तो इजी है, जो नहीं आ रहा है वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी को तो पढ़ना है। जो आता है उसी को ना रिपीट करें, जो नहीं आ रहा उस पर ध्यान दें। सत है जो जन, क्या बना? सज्जन बना। अब अगर हम देखें सत है जो जन हम कह रहे हैं तो विशेषण विशेष्य आ रहा है, तो विशेषण विशेष्य किसमें होता है? कर्मधारय समास में। किसमें होता है? कर्मधारय समास में। अगला आता है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। किसी ने उसे राह दिखाई थी, प्रस्तुत वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। नहीं दिखाई थी, राह के यहाँ पर राह के आगे लिख दोगे नहीं दिखाई थी, तो निषेधवाचक हो गया। ठीक है, इजी है। अगला है पूस की रात में नील गए हल्कू का खेत चर गई। ये कहानी मैंने आपको शायद बताई होगी, नहीं तो कभी फुर्सत में जरूर बताएंगे। और किसी को अगर ये कहानी याद है तो जरूर बताएं कि हाँ ये कहानी उसे याद है। ठीक है, झबरू और हल्कू की कहानी है ये। और पूस की रात में प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। ठीक है, पूस की रात में नील गए हल्कू का खेत चर गई, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? क्या, क्या लग जाएगा आगे से? क्या, पूस की रात में नील गए हल्कू का खेत चर गई, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाए अंत में। ठीक है, तभी वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। अगला है वह कितना आकर्षक प्रवृत्ति स्थल है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। वह लिखा है तो बहुत ईजी है, क्या हो गया? विस्मयवाचक। क्या हो गया? विस्मयवाचक। अगला प्रश्न है पुस्तक अलमारी में रखी है, आज्ञावाचक वाक्य बदलो। तो क्या होगा? देखो, हमने क्या कहना है? देखो पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। देखो पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। पुस्तकें अलमारी, देखो कहते हैं ना, तो ऑर्डर हो गया ना। देखो पुस्तक अलमारी में रखी हैं, तो ऑर्डर हो गया, तो आज्ञावाचक बन गया। अगला है संभवतः अंश पढ़ रहा होगा। संभवतः यानी कि शायद लग गया भाई। शायद किस में लगता है? आप सभी जानते हैं संदेहवाचक वाक्य में लगता है। क्या हो गया ये? संदेहवाचक वाक्य। ठीक है। अब आता है हमारा अलंकार। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं पूरी स्पीड से पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप समझ सकें इसका मैं प्रयास कर रही हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर जो है देखें अंत तक वीडियो। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यहाँ पर क्या होगा? झुक झांकने लगे, झ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है जगती जगती की मुख प्यास प्यास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगती शब्द के दो अर्थ हैं, है ना। जगती दो बार आया भी है और इसके इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो जहाँ पर एक शब्द दो बार आए और दोनों के अलग अलग अर्थ हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। परिभाषा भी आ गई यहाँ पर कि जब एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जगती का अर्थ है जागना और एक अर्थ है संसार। ठीक है, एक अर्थ है जगती जागना और एक है संसार, तो यमक अलंकार है। अगला है काली घटा का घमंड घटा। ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। यमक अलंकार है, इसमें भी यमक अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है नभ पर चमचम चपला चमकी। नभ पर चमचम चपला चमकी। चपला माने होता है बिजली, और चौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अलंकार होगा अनुप्रास। चपला माने बिजली, आप भी चपला के समान हो सब। रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर शिलीमुख धारी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिलीमुख के दो अर्थ हैं। तो जब एक ही शब्द में दो अर्थ हैं, यानी कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके हैं, एक से अधिक अर्थ चिपके हैं, तो श्लेष अलंकार होता है ना। रावण शिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर शिलीमुख धारी। यहाँ पर शिलीमुख के दो अर्थ हैं। शिलीमुख के दो अर्थ क्या हैं? एक तो है बाण और दूसरा है भ्रमर, यानी कि भौरा। एक तो हो गया बाण और एक हो गया भ्रमर। ठीक है, तो अब हमारा आज की वीडियो का अंतिम सेट, अंतिम ही है, हाँ अंतिम है, इस सेट को देखते हैं कैसे यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, हर सेट के समान इसमें भी क्या है, पहले उपसर्ग प्रत्यय है, तो ध्यान देंगे। अब उपसर्ग से दो शब्दों का निर्माण कीजिए, बहुत ही इजी है। क्या होगा? अवनति, अवनति और अवशेष। अवनति और अवशेष दो शब्द बन गए। अगला है दुराचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना है, उपसर्ग भी और मूल शब्द भी। दुराचार, ठीक है, तो दुर इसका जो है उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है, और आचार मूल शब्द है। आचार क्या है? मूल शब्द। ध्यान देंगे, दुराचार गलत आचार जो होता है, गलत आचरण व्यवहार जो होता है। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? झगड़ालू, ठीक है, देखो बड़ा ऊ है तो प्रत्यय कौन सा होगा? आलू प्रत्यय है, और झगड़ा झगड़, झगड़ मूल शब्द है। ठीक है, झगड़ ना प्रत्यय हो गया, झगड़ालू आलू प्रत्यय हो गया, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है गर्विला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। बहुत इजी है और बहुत बार आ चुका है ये। तो गर्व इसका मूल शब्द है और बड़ी की मात्रा है ना, तो ईला इसका प्रत्यय है। ध्यान देंगे, गर्व मूल शब्द है और ईला प्रत्यय है। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग वो प्रत्यय अलग करके लिखिए। स्वतंत्रता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चीज अलग करनी है। स्वतंत्रता, अगर आप पढ़ते हुए तो आपको समझ में आ रहा होगा, स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है, स्वतंत्र, और ता प्रत्यय। ठीक है, स्व उपसर्ग, तंत्र मूल शब्द और ता प्रत्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे समास। धर्म विमुख समस्त पद का विग्रह और समास का नाम बताइए। धर्म विमुख किसको कहेंगे हम? जो धर्म से विमुख हो, तो उसका विग्रह क्या होगा? धर्म से विमुख, धर्म से विमुख इसका विग्रह है, और समास का नाम क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास से दूर हो रहा है, धर्म से दूर हो रहा है, विमुख होना। जैसे आजकल की जो पीढ़ी है धर्म से विमुख हो रही है ना। धर्म के नाम पर आडंबर तो करती है, झगड़े फसाद तो करती है, लेकिन वास्तविक धर्म को नहीं जानती कि धर्म का मतलब होता है विनम्रता, वो जानती नहीं है ना, क्रोध करती है आजकल की पीढ़ी। अन्यथा ना लें, ये सच्चाई है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी समस्त पद में कौन सा समास है? चक्रपाणी समस्त पद में कौन सा समास है? तो पहले विग्रह करेंगे। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कृष्ण। चक्र है हाथ में जिसके, ठीक है, चक्र है। पाणी माने क्या होता है? पाणी माने होता है हाथ। जैसे वीणा पाणी अगर आएगा, वीणा है हाथ में जिसके, माता सरस्वती। चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके। अब चक्र किसके हाथ में? कृष्ण भी लिख सकते हो, और विष्णु भगवान भी लिख सकते हो, विष्णु भी लिख सकते हो, कृष्ण भी लिख सकते हो। तो अर्थात आ गया, तो समास कौन सा हो गया? बहुब्रीही समास। समास कौन सा हो गया? बहुब्रीही समास। ठीक है, चक्रपाणी में बहुब्रीही समास है, और इसका विग्रह क्या होगा? हाथ में जिसके, अर्थात चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कृष्ण। ये विग्रह हो गया और समास हो गया बहुब्रीही। अगला प्रश्न है, जन्मांध समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम बताना है। जन्मांध मतलब होता है इसका जन्म से अंधा। इसका विग्रह क्या होता है? जन्म से अंधा। ठीक हो गया, तो जन्म से अंधा इसका विग्रह हो गया है। और समास इसका जन्म से अंधा में समास क्या होगा? जन्म से अंधा। कारक चिन्ह आ रहे हैं, कारक चिन्ह में हमने कहा था कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, नवरत्न समस्त पद में कौन सा समास है? नवरत्न। तो नवरत्न यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको, तो क्या बोलेंगे विग्रह इसका? नव, यानी कि नौ रत्नों का। नवरात्रि भी आ रही ना अभी, नवरात्रि, तो वैसे ही नव या नौ रत्नों का समूह। नौ रत्नों का समूह, तो क्या बन गया? नवरत्न बन गया। और प्रथम पद संख्या है, तो समास कौन सा हो गया? द्विगु समास। ठीक है, अगला है, लोह के समान पुरुष
भाई लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो लौह के समान पुरुष, तो यहाँ पर समास कौन सा होगा? है तो कर्मधारय, क्योंकि विशेषण विशेष्य है। अगर हम सिर्फ उन्हीं को कहते, ये तो उपाधि दी जाती है ना, तो लोह समान पुरुष, तो पुरुष की विशेषता है कि लोहे के समान, तो कर्मधारय समास क्या होगा इसका विग्रह? लोह के समान पुरुष, लोह के समान पुरुष, तो ये विग्रह हो गया इसका, और समास हो गया कर्मधारय समास। अब आते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में। पहला प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद क्या? आप इच्छा कर रहे हो ना, आपकी यात्रा, आप विश दे रहे हो, आप कामना कर रहे हो, तो क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। आपकी यात्रा मंगलमय हो, कहते हैं ना सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी, तो आप ये विश तो कर रहे हो, या आप इच्छा ही तो जाहिर कर रहे हो, ये विधान नहीं है, आप इच्छा जाहिर कर रहे हो सकता है कि राधा आए, हो सकता है कि राधा आए, डाउट है ना, ठीक है, हो सकता है कि राधा आई, तो डाउट हो गया, लेकिन इसको बदलना किसमें? प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा? हो सकता है राधा आए, तो क्या राधा आएगी, क्या राधा आएगी प्रश्नवाचक बन गया, क्या राधा आएगी। अगला है, क्या यह अनुकरणीय उदाहरण नहीं था? इसको निश्चयवाचक वाक्य में बदलना है। निश्चय मतलब वही है विधानवाचक, ठीक है, निश्चय माने अगर कहीं पर निश्चय आए तो ध्यान रखेंगे विधानवाचक ही है। क्या यह अनुकरणीय उदाहरण नहीं था, तो इसका विधानवाचक क्या बनेगा? क्या यह अनुकरणीय, तो यह क्या होगा? यह एक, क्या हट जाएगा? यह अनुकरण उदाहरण है, यह एक अनुकरण उदाहरण था, ठीक है, था कर देंगे, नहीं भी हटा देंगे, तो यह एक अनुकरण उदाहरण था, यह अनुकरण उदाहरण है, ठीक है, तो विधानवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या आपने मेरी किताब लौटा दी, इसको विधानवाचक बदलना है, क्या आपने मेरी किताब लौटा दी, तो क्या होगा? आपने मेरी किताब लौटा दी, ये विधानवाचक होगा। आप मेरी किताब लौटा दो नहीं होगा, याद रखना, बहुत सारे बच्चों ने ऐसी मिस्टेक की थी। आप मेरी किताब लौटा दो, तो ऑर्डर हो गया ना, नहीं, आप क्या लिखोगे? आपने मेरी किताब लौटा दी, बस क्या हटा देना, हो गया। अगला है, रवि तुम गाय के लिए चारा लाओ, ये आज्ञावाचक है, इसको बताना है ना, हाँ ठीक है, आज्ञा है, ऑर्डर दे रहे हैं भाई, रवि तुम गाय के लिए चारा लाओ, ऑर्डर है, तो आज्ञावाचक हो गया, ठीक है। अब आते हैं अलंकार में। अलंकार में बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो यहाँ पर देखो हम नए नए एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो पहला है, मंगत को देख पट देत बार बार है, ठीक है, यहाँ पर पट शब्द के दो अर्थ हैं। अब एक शब्द में दो अर्थ, तो श्लेष अलंकार। पट के दो अर्थ क्या है? पट माने दरवाजा, पट माने वस्त्र। मांगने आते हुए देखकर व्यक्ति को दरवाजे पर पट माने दरवाजा और पट माने वस्त्र देते हैं बार बार, तो कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, याद रखेंगे। जो अलंकार आपको नया लग रहा है उसको नोट जरूर करें, याद रखें। अगला है, काली लहर कल्पना काली, काली लहर कल्पना काली। अब यहाँ पर आप देखेंगे काली शब्द दो बार आए हैं, और काली शब्द के दोनों बार अर्थ अलग हैं, ठीक है, एक यहाँ पर बुरे शासन के लिए है और यहाँ पर काले रंग के लिए है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला है, हिल हरित रुधिर रहा झलक, हिल हरित, ह वर्ण की आवृत्ति है, ह, ठीक है, तो कौन सा अलंकार है? वर्ण की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार। अगला है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, कितना इजी है ना, तारे 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 हो गया, एक यह है तारे, एक यह है तारे, दो शब्द आ रहे हैं, लेकिन दोनों बार दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक तारे का अर्थ है सितारा, और एक तारे का अर्थ क्या है? तारना, है ना, जैसे भगवान तार देते हैं तो हम भव सागर से पार हो जाते हैं। हमने 2 चैप्टर से पढ़े, कबीरदास और लल्ले, यहाँ पे तारणहारी तो मांग रहे हैं भगवान से कि हे ईश्वर हमें तार दो, इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दो। तो एक तारे का अर्थ सितारा, एक तारे का अर्थ तारना, तो कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न और अलंकार पूरा प्रयास था मेरा कि आप 4 सेट में बहुत अच्छे, और इससे पहले भी मैंने कम से कम 4 क्लासें ली थी, तो 8 सेट आपने ग्रामर के कर लिए हैं, और डिटेल वीडियो भी ग्रामर की है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की भी डिटेल वीडियो है, ठीक है, तो समास की भी है, तो आप प्लीज़ वहाँ से चेक करें और अपने डाउट पूरे क्लियर करें। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से नंबर लेके आएंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अंतिम प्रश्न है, दूरी भजत प्रभु पीठी दे गुण विस्तारन काल, प्रगटत निर्गुण निकट रही चंग रंग भूपाल, ठीक है। तो ये जो प्रस्तुत काव्य, इसमें गुण का अर्थ और गुण और धागा है, ठीक है, यहाँ पर गुण है, तो यहाँ पर गुण के 2 अर्थ हैं, एक तो है गुण, गुण जो आप में है, ठीक है, और एक है धागा, तो नया है, नोट करेंगे इसको। गुण के 2 अर्थ हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है।
ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने यहाँ पर 4 सेट कंप्लीट किया। आशा करती हूँ आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी जो नए चैनल में जुड़े हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।